बच्चों, कल तक हमने इसमें कैलिक्स और कोरोला के बारे में पूरा पढ़ लिया था, मतलब बाह्यदलपुंज और दलपुंज के बारे में पूरा पढ़ लिया था। आज हम लोग इसमें इसका रिमेनिंग सेक्शन पढ़ेंगे, जिसमें पहले मैं आपको पुमंग और जायांग के बारे में पढ़ाऊंगा और उसके बाद में अपन इसके आगे की चर्चा करेंगे। खैर, तो पहले पुमंग की बात करते हैं। पहले इंट्रोडक्शन होगा। पुमंग पुमंग में कुछ बातें बहुत अच्छी लिखी हुई है एनसीईआरटी में, और पैकेज तो माशाल्लाह शानदार होता ही है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं पुमंग से। पहले पुमंग, अंग्रेजी में इसको कहते हैं एंड्रोशियम। आप पढ़ चुके हो कि इसका सिंबोलिटिक रिप्रेजेंटेशन होता है ए, कैपिटल ए से इसको लिखते हैं पुमंग को। आप जानते हो ये बात। होता क्या है पुमंग? तो आपने पढ़ा था कि पुष्प के पुष्पासन पर बाहर से भीतर की ओर स्थित पुष्प का तीसरा चक्र, डायरेक्शन ध्यान देनी है, बाहर से भीतर की ओर पुष्प का तीसरा चक्र पुमंग कहलाता है। आप जानते हो पुमंग की इकाई, यानी कि पुमंग का प्रत्येक सदस्य पुंकेसर कहलाता है। ये देखो, एक क्वेश्चन बन गया। पुमंग की इकाई आप जानते हो, इसको अपन पुंकेसर के नाम से जानते हैं। पुंकेसर स्टेमन। वैसे पुंकेसर को अपन मोटे तौर पर लघु बीजाणु पर्ण के नाम से भी जानते हैं। लघु बीजाणु पर्ण। तो ये क्वेश्चन बनता है कि पुमंग की इकाई क्या होती है? पुंकेसर होती है। और पुंकेसर को आप जानते हो, ये पुष्प के नर जननांग होते हैं। आप जानते हो बिना नर जननांगों के नर युग्मक नहीं बनेंगे, और अगर नर युग्मक नहीं बनेंगे तो लैंगिक जनन नहीं होगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं लैंगिक जनन हेतु पुमंग आवश्यक होता है, और इसीलिए पुमंग को अपन आवश्यक चक्र बोलते हैं, और आवश्यक चक्र में भी ये प्रथम आवश्यक चक्र के नाम से जाना जाता है। तो पुमंग का एक नाम और हो गया कि हम पुमंग को प्रथम आवश्यक चक्र के नाम से भी जानते हैं, फर्स्ट एसेंशियल वॉल के नाम से भी जानते हैं। खैर, सबसे पहले अपन इसमें पुंकेसर की संरचना पढ़ेंगे, फिर इसके बाद में रेस्ट ऑफ द थिंग्स पढ़ेंगे। तो पहले अपन इसमें पुंकेसर की संरचना पढ़ लेते हैं। आ जाते हैं पुंकेसर की संरचना। मैंने यहां लिखा पुंकेसर। वैसे आप जानते हो कि एक प्रारूपिक पुंकेसर के दो भाग होते हैं। ये आपने एम्ब्रियोलॉजी में पूरा पढ़ रखा है, यहां एक तरह से केवल रिपीट ही होगा। मैं यहां बना देता हूं कि एक प्रारूपिक पुंकेसर के दो भाग होते हैं। ये देखो, इसका पहला भाग बनाने की कोशिश कर रहा हूं मैं यहां पर। ये पहला भाग और ये इसका दूसरा भाग। ये रहा प्रारूपिक पुंकेसर। इसके कर दिए हमने दो भाग। इसका शीर्षस्थ घुंडी नुमा भाग परागकोश कहलाता है। ये पहला भाग, इनको बोलते हैं परागकोश। अंग्रेजी में बोल देते हैं इसको एंथर। और इसका दूसरा तंतुनुमा भाग, ये होता है पुतंतु। अंग्रेजी में कहलाता है ये फिलामेंट। तो एक प्रारूपिक पुंकेसर के कितने भाग कर दिए? दो। शीर्षस्थ घुंडी नुमा भाग परागकोश, और एक वृंत समान भाग पुतंतु, फिलामेंट। अब अपन एक एक भाग को पढ़ेंगे। परागकोश क्या है? आप देख रहे हो, ये इसका शीर्षस्थ घुंडी नुमा भाग है। एक परागकोश में सामान्यतः दो पालियां होती है, दिखाई दे रही है, और प्रत्येक पाली परागकोशक, या अपने अंग्रेजी में बोले तो एंथर लोब कहलाती है। ये देखो, एक परागकोशक, कोशक बोल रहा हूं, एंथर लोब, और दूसरा परागकोशक ये रहा। अब काम की बात, एक परागकोश में दो परागकोशक सामान्यतः होता है। एक परागकोश, और आपने सामान्यतः बता दिया दो परागकोशक, दो एंथर लोब। एक अच्छी बात, एक परागकोश में दो परागकोशक पाए जाने की यह अवस्था डाइथीकस अवस्था कहलाती है। ध्यान देना, द्विकोष्ठकीय अवस्था कहलाती है, डाइथीकस अवस्था। बहुत ही बढ़िया, द्विकोष्ठकीय अवस्था। दो परागकोश कोशक पाए जाने की अवस्था डाइथीकस अवस्था कहलाती है, द्विपालीवत अवस्था कहलाती है। वैसे डाइथीकस अवस्था का अपन चिन्ह बनाए तो इसको डायग्राम में आप आगे पढ़ोगे, पुष्पीय चित्र, पुष्प चित्र में आप इसको ऐसे दो बार मोड़ के बनाते हो। ये इसका चिन्ह है, किसका? डाइथीकस अवस्था का। चाहो तो आप इसको नीचे की तरफ भी मोड़ सकते हो, और चाहो तो आप इसको ऊपर की तरफ भी मोड़ सकते हो, पर मरोड़ी दो बार लगानी है, ये खास बात है। ये डाइथीकस अवस्था है। सामान्यतया एंजियोस्पर्मी पुष्पों के पुंकेसर डाइथीकस होते हैं, लेकिन एक स्पेशल केस इंपोर्टेंट,
मालवेसी कुल में जो पुंकेसर होते हैं उनके पराग कोश में केवल एक ही पराग कोशक होता है, ये केवल और केवल किसमें? मालवेसी में। ये देखो मालवेसी में एक स्पष्ट बात ध्यान देना, अलग बात, एक पराग कोश और उसमें एक ही पराग कोशक होता है, और एक पराग कोशक पाए जाने की यह अवस्था मोनोथीकस अवस्था कहलाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोनोथीकस, एक कोष्ठ की यह अवस्था। क्वेश्चन आता है मोनोथीकस अवस्था किस कुल की विशेषता है? मालवेसी कुल के पादपों की विशेषता है। मैं बार बार बोल रहा हूं। और मोनोथीकस अवस्था का जो चिन्ह होता है वो ये होता है, एक ही बार मरोड़ी लगेगी इसमें, मोनोथीकस अवस्था। बार बार बोल रहा हूं, मोनोथीकस अवस्था पाया जाना मालवेसी कुल का विभेदात्मक लक्षण माना जाता है। ठीक है, आगे चलें। अब प्रत्येक पराग कोशक में क्या होगा? ये अकेला पराग कोशक हो गया, एंथर लोब, ये भी अकेला पराग कोशक हो गया, एंथर लोब। अब बात आ जाती है एक अकेले पराग कोशक में क्या होगा? एक अकेले पराग कोशक में दो पालियां होती है, प्रत्येक पराग कोशक में। ये देखिए इसमें दो, इनको परागपुट, इनको परागपुट कहते हैं। एक में दो परागपुट है, परागपुट, पोलन सेक। ये देखिए परागपुट अपन लिख सकते हैं, ये पराग कोशक, एक पराग कोशक में दो परागपुट, ये एक परागपुट और ये इधर दूसरा परागपुट, या इसको परागपाली के नाम से भी जानते हैं। ऐसे ही अपन दूसरे पराग कोशक की बात करेंगे तो उसमें भी दो परागपुट, इसमें भी दो परागपुट या परागपाली होते हैं, परागपुट, परागपुट। इन परागपुटों में परागकण बनते हैं। ध्यान देना, इसके अंदर क्या है? परागकण। वैसे ये परागपुट आगे जाकर लघु बीजाणुधानी के रूप में विकसित हो जाते हैं, तो इन परागपुटों को सतही तौर पर अपन लघु बीजाणुधानी के तुल्य मान सकते हैं। आप ध्यान देना, ये एक लघु बीजाणुधानी, इस ये या लघु बीजाणुधानी, ऐसे ही दूसरा परागपुट भी लघु बीजाणुधानी के तुल्य हो जाएगा, लघु बीजाणुधानी। ऐसे ही तीसरा परागपुट भी लघु बीजाणुधानी के तुल्य हो जाएगा, लघु बीजाणुधानी। ऐसे ही चौथा परागपुट भी लघु बीजाणुधानी के तुल्य हो जाएगा, लघु बीजाणुधानी। कुल मिलाकर चार लघु बीजाणुधानियां हो गई, और चार लघु बीजाणुधानी पाए जाने की यह अवस्था टेट्रा स्पोरेंजिएट अवस्था कहलाती है, चतुष्क बीजाणुधानिक अवस्था कहलाती है। हम कह सकते हैं कितने लघु बीजाणुधानी? चार लघु बीजाणुधानी सामान्यतया, और चार लघु बीजाणुधानी पाए जाने की यह अवस्था टेट्रा स्पोरेंजिएट अवस्था कहलाती है, चतुष्क बीजाणुधानिक अवस्था कहलाती है। मालवेसी कुल में एक खास बात है, मालवेसी कुल में एक ही पराग कोशक है, वहां पर मोनोथीकस अवस्था है, और मोनोथीकस अवस्था में एक परागपुट में, मतलब एक पराग कोशक में दो ही परागपाली होती है। तो मालवेसी की क्या खास बात आ गई? वहां पर जो एक पराग कोशक होगा उसमें दो ही परागपाली होगी। मालवेसी में एक ही पराग कोशक है तो दो ही परागपाली होगी, और यह अवस्था कहलाती है बाई स्पोरेंजिएट। यानी अगर क्वेश्चन आए कि मालवेसी कुल के पुंकेसर कैसे होते हैं, तो मोनोथीकस और बाई स्पोरेंजिएट। और एंजियोस्पर्मी पुष्पों के पुंकेसर कैसे होते हैं, सामान्यतया कैसे होते हैं? डाईथीकस और टेट्रा स्पोरेंजिएट। अगर मैं बात करूं यहां मालवेसी की, तो मालवेसी में तो हो गया मोनोथीकस इंपोर्टेंट और बाईस्पोरेंजिएट। मोनोथीकस वह है, बाईस्पोरेंजिएट, स्पोरेंजिएट, ये तो मालवेसी की बात हो गई। और अगर मैं एंजियोस्पर्मी पुष्पों की बात करूं, ये रही एंजियोस्पर्मी पुष्प, बोले नहीं तो वहां आ जाएगा डाईथीकस पहली बात तो, और साथ में टेट्रा स्पोरेंजिएट, डाईथीकस और टेट्रा स्पोरेंजिएट, ये माल एंजियोस्पर्मी पुष्पों के सामान्यतया पुंकेसर होते हैं।
वैसे ये दोनों पराग कोशक आपस में जुड़े होते हैं, ये देखो यहां से जुड़े हुए हैं, ये दोनों आपस में एक बंध्य संरचना के द्वारा जुड़े रहते हैं। ये देखो ये बंध्य संरचना जिसके द्वारा ये जुड़ेंगे, ये इसके द्वारा जुड़ेंगे। बंध्य संरचना जो इन दोनों पराग कोशक को आपस में जोड़ती है वह योजी कहलाती है। ये रही योजी, और अंग्रेजी में इसको कनेक्टिव के नाम से जानते हैं, जोड़ने वाला है इसलिए कनेक्टिव। खैर दूसरा भाग पढ़ेंगे इसका, पुतंतु। ये रहा, यह एक लंबी नलिकाकार संरचना होती है जिसके द्वारा पुंकेसर पुष्पासन से जुड़ा होता है। अब इसका आधारी सिरा पुष्पासन पर जुड़ेगा, आधारी सिरा मतलब समीपस्थ सिरा, और इसका दूरस्थ सिरा मतलब शीर्ष सिरा पराग कोशक से जुड़ेगा या पराग कोश से जुड़ेगा। अपन यूं कह सकते हैं कि पुतंतु अपने समीपस्थ सिरे के द्वारा अर्थात आधारी सिरे के द्वारा पुष्पासन से जुड़ा होता है। यह मैंने पुंकेसर की संरचना पढ़ाई, मोटी मोटी एक बार मैं फिर से रिपीट करूं। एक लीनियर डायग्राम भी बना हुआ है। एक प्रारूपिक पुंकेसर के दो भाग होते हैं, परागकोश और पुतंतु। परागकोश इसका शीर्षस्थ घुंडी नुमा भाग होता है। एक पुंकेसर में सामान्यतया जो परागकोश होता है उसमें दो पालियां होती है, प्रत्येक पाली पराग कोशक कहलाती है। इसका मतलब एक पराग कोश में दो पराग कोशक होते हैं और दो पराग कोशक पाए जाने की यह अवस्था डाइथिकस अवस्था कहलाती है। वैसे प्रत्येक पराग कोशक में दो पाली होती है, ये पालियां पराग पाली या परागपुट कहलाती है। एक पराग कोश में चार पराग पाली या चार परागपुट होते हैं। चार पराग पाली या चार परागपुट पाए जाने की यह अवस्था टेट्रास्पोरेंजिएट अवस्था कहलाती है। एंजियोस्पर्मी पुष्पों के पुंकेसर सामान्यतया डाइथिकस और टेट्रास्पोरेंजिएट होते हैं, परंतु मालवेसी कुल में क्या होता है कि जो पराग कोश होता है उसमें एक ही पराग कोशक होता है और एक पराग कोशक पाए जाने की यह अवस्था आप देख सकते हो मोनोथिकस अवस्था कहलाती है और यह बाइस्पोरेंजिएट होती है। यह आपने पढ़ा था। दोनों पराग कोशक आपस में एक बंध्य संरचना के द्वारा जुड़े होते हैं जिसे योजी कहते हैं। इसका दूसरा भाग हमने पढ़ा था पुतंतु। यह एक लंबी नलिकाकार संरचना होती है। इस संरचना के द्वारा पुंकेसर जो होते हैं वो पुष्पासन से जुड़े होते हैं। वास्तव में इस पुतंतु का समीपस्थ सिरा या आधारी सिरा इस पुंकेसर को पुष्पासन से जोड़ता है, जो आप देख सकते हो। ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इधर लिखी थी। अब एक अच्छी बात, पुंकेसर में सामान्यतः परागकण बनते हैं और इन परागकणों से आगे जाकर नरयुग्मक बनते हैं, लेकिन कुछ पुंकेसर ऐसे होते हैं कभी कभी जिनमें परागकण नहीं बनते, और ऐसे पुंकेसर जिनमें परागकण नहीं बनते वो बंध्य पुंकेसर कहलाते हैं। बेहतरीन क्वेश्चन, बंध्य पुंकेसर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि बंध्य पुंकेसर किसकी विशेषता है। बंध्य पुंकेसर को अंग्रेजी में बोलते हैं स्टेमिनोड, और बंध्य पुंकेसर या स्टेमिनोड पाया जाना सेजल पिनोइडी उपकुल की विशेषता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बंध्य पुंकेसर टेक्निकली आपने बोल दिया स्टेमिनोड और ये आपने बता दिया सेजल पिनोइडी उपकुल की विशेषता है। सेजल पिनोइडी उपकुल जिसमें अमलतास आ जाता है ये उसमें पाया जाता है। केसिया जिसको बोल देते हैं ये उसमें पाया जाता है। ये पुंकेसर की एक संरचना, मोटी मोटी संरचना मैंने आपको पढ़ाई जो आप देख सकते हो। अब अपन इसमें पढ़ते हैं पुंकेसरों का आसंजन। ध्यान देना, एक नया पॉइंट, पुंकेसरों का आसंजन। आसंजन आप सब जानते हो क्या होता है। आसंजन का मतलब होता है दो भिन्न संरचनाओं का आपस में जुड़ना। ध्यान देना, यहां दो में से मैंने एक फिक्स कर ली है और वो क्या है, पुंकेसर, तो दूसरी कोई और हो जाएगी। मैंने हेडिंग डाला पुंकेसरों का आसंजन, एडेजन ऑफ स्टेमन्स, मतलब किसी एक पुष्प के पुंकेसर का इसी पुष्प में किसी अन्य दूसरे भिन्न सदस्य से जुड़ना पुंकेसरों का आसंजन कहलाता है। यहां पुंकेसर जुड़ेगा परंतु यह दूसरे भिन्न सदस्य से जुड़ेगा, तो पुंकेसर का दूसरे किसी भिन्न सदस्य से जुड़ना पुंकेसरों का आसंजन कहलाता है। आसंजन को अपन यूं लिख सकते हैं, पुंकेसर प्लस जुड़ना का मतलब अन्य भिन्न सदस्य। पर ध्यान देना ये सारा कार्यक्रम एक ही पुष्प में होगा,
तो किसी एक पुष्प के पुंकेसर का इसी पुष्प के किसी दूसरे भिन्न सदस्य से जुड़ना पुंकेसरों का आसंजन कहलाता है। अब ये आप कई प्रकार का पढ़ोगे, अपन एक एक करके पढ़ लेते हैं। अपन इसको 4 प्रकार का पढ़ाऊंगा मैं। पहला, आप देखो केस क्या क्या संभव है। एक पुष्प में सामान्यतः 4 चक्र होते हैं, प्रतीकों से लिख रहा हूं मैं इनको। सबसे पहले बाह्य दलपुंज, इसके अंदर दलपुंज, इसके अंदर पुमंग, इसके अंदर जायांग। कभी कभी एक केस और स्पेशल हो जाता है, कभी कभी बाह्य दलपुंज और जो दलपुंज होते हैं वो विभेदित नहीं होते, तो संयुक्त रूप से ये परिदलपुंज कहलाते हैं। ये मैं अभी थोड़ी देर बाद पढ़ाऊंगा। परिदलपुंज PAG, ये केस भी हो सकता है और ये केस भी हो सकता है। अब ए पुमंग, ये किस किस से जुड़ सकता है आप देख सकते हो सकता है कि ये पहले वाले केस में बात करें दल से जुड़ जाए, पहला केस दलपुंज से जुड़ जाए, भिन्न सदस्य से जोड़ना है। हो सकता है ये बाह्य दल से जुड़ जाए, दूसरा केस। हो सकता है इधर ये जायांग से जुड़ जाए, तीसरा केस। हो सकता है इधर ये P4 परिदलपुंज परिदल से जुड़ जाए, चौथा केस। और ये आपने पहले ही पढ़ रखा है, इसलिए पॉसिबिलिटी भी 4 ही प्रकार की बनती है। उनमें एक एक करके पढ़ लेते हैं। पहला अपन आसंजन पढ़ रहे हैं, दलग्न पुंकेसर। इसे अंग्रेजी में आप बोलते हो एपीपेटेलस स्टेमन, ये लिख दिया मैंने, एपीपेटेलस स्टेमन। मतलब इसमें पुंकेसर इसी पुष्प के दल के साथ संयुक्त हो जाता है। ये देखो पुंकेसर है, परंतु ये जुड़ेगा किसके साथ? दल के साथ। तो जब किसी पुष्प का पुंकेसर इसी पुष्प के दल से संयुक्त हो जाए तो ऐसे पुंकेसर दलग्न पुंकेसर कहलाते हैं। और इसका प्रतीक क्या है? जब भी किन्हीं 2 चक्रों के बीच आसंजन हम दिखाते हैं तो उन दोनों चक्रों के प्रतीक को एक चापमयी रेखा के द्वारा जोड़ते हैं। जैसे दलपुंज का प्रतीक C, पुमंग का प्रतीक A, और इसको एक चापमयी रेखा से जोड़ देंगे तो इसका प्रतीक हो जाएगा दलग्न पुंकेसर का C और A को एक चापमयी रेखा के द्वारा जोड़ देंगे। ये इसका प्रतीक है जो आपको लिख लेना है। कई सारे एग्जाम्पल है इसके। ये जैसे ये सोलनेसी कुल में होता है तो सोलनेसी कुल का बैंगन लिख दिया मैंने, और भी लिख सकते हो आप। ये मालवेसी कुल में भी पाया जा सकता है, गुड़ल में भी होता है। तो ये एग्जाम्पल आपको याद करने हैं। ये दलग्न, एक केस आपने पढ़ लिया, ये रहा। हो सकता है कि पुंकेसर दल से ना जुड़कर बाह्य दल से जुड़ जाए, तो जब किसी एक पुष्प के पुंकेसर इसी पुष्प के बाह्य दलों से जुड़ जाएं तो ऐसे पुंकेसर कहलाते हैं बाह्य दलग्न पुंकेसर। ये देखिए, ये जुड़ेंगे पुंकेसर किससे जुड़ गए? अब की बार बाह्य दलों से जुड़ गए। ये तुम्हारे सिलेबस में मतलब डिटेल में नहीं है, केवल ये एक ही चीज लिखी है, बाह्य दलग्न पुंकेसर। और ये पाया जाता है वर्णे बिना में, वर्णे बिना। ये याद करने की बात है। तीसरा केस ये आपने पढ़ लिया। तीसरा केस मैं नीचे पढ़ा देता हूं, पहले P से जोड़ देता हूं, परिदलग्न पुंकेसर। ये देखो तीसरा केस, परिदलग्न पुंकेसर। मतलब कभी कभी किसी पुष्प के पुंकेसर इसी पुष्प के परिदलों से जुड़ जाते हैं, अगर उसमें परिदल है तो ऐसे पुष्प को परिदलग्न पुंकेसर कहते हैं। ये रहा पुंकेसर प्लस परिदल, परिदल के साथ जुड़ गए तो परिदलग्न पुंकेसर। ये आप लिली में पढ़ोगे और इसका प्रतीक होता है P और A को एक चापमयी रेखा से जोड़ देंगे अपन। P4 परिदलपुंज, A4 पुमंग, और दोनों को एक चापमयी रेखा जोड़ दिया तो ये बन गया परिदलग्न पुंकेसर। नाम में सब कुछ छिपा हुआ है। अभी परिदलग्न पुंकेसर को अंग्रेजी में कहते हैं एपीफिलस। चौथा एक पढ़ोगे आप, जायांग लग्न पुंकेसर। जायांग लग्न पुंकेसर, नाम में ही छुपा हुआ है कि इसमें किसी पुष्प का पुंकेसर इसी पुष्प के स्त्री केसर से आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से जुड़ जाता है। यहां देखिए, ये पुंकेसर ये जुड़ जाएगा किसके साथ? स्त्री केसर के साथ। स्त्री केसर या अंडप के साथ, चाहे पूरा जुड़े चाहे आंशिक रूप से जुड़े, पर ये जुड़ेगा इनके साथ। तो यह अवस्था कहलाती है जायांग लग्न पुंकेसर। अब यह जायांग लग्न अवस्था, इसमें 2 केस पढ़ोगे, एक गाइनोस्टेजियम
और एक गाइनोस्टेमियम, गाइनोस्टेजियम। ये समझिए, मैंने बोला ये आंशिक रूप से भी जुड़ सकता है और ये पूर्ण रूप से भी जुड़ सकता है। भाई एक पुंकेसर के दो भाग होते हैं, एक परागकोश और एक पुतंतु। ऐसे आप एक स्त्री केसर के भी तीन भाग पढ़ोगे, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। हो सकता है सब कुछ जुड़ जाए और यह भी हो सकता है कि आंशिक जोड़ हो। मैं पहले आंशिक जोड़ पे जा रहा हूं। कुछ पुष्पों में पुंकेसरों के परागकोश इसी पुष्प के स्त्री केसर की वर्तिकाग्र से संयुक्त होते हैं। मतलब गाइनोस्टेजियम में जो संयोजन हो रहा है वो वर्तिकाग्र प्लस परागकोश का हो रहा है। केवल दोनों के शीर्ष भाग आपस में जुड़ रहे हैं, जिससे एक मुकुट समान संरचना बनती है और इस मुकुट समान संरचना को गाइनोस्टेजियम कहते हैं। ऐसी सी रचना इन दोनों के जुड़ने से बनती है। ये देखो ऐसी सी, ये मुकुट समान संरचना ये वाली, ये गाइनोस्टेजियम कहलाती है और ये आंख में पाई जाती है। आंख बोले तो कैलोट्रोपिस, और इसमें संयोजन केवल दोनों के शीर्ष भागों का हुआ है, आंशिक संयोजन हुआ है। और कभी कभी क्या होता है कि एक पुंकेसर इसी पुष्प के स्त्री केसर के साथ पूर्ण रूप से संयुक्त होता है। अगर पूर्ण संयोजन है तो इससे एक कोल्यूमनर दंडाकार संरचना बनती है, जिसे गाइनोस्टेमियम कहते हैं। समझे? दूसरा बोल रहा हूं मैं, गाइनोस्टेमियम। इसमें पूर्ण संयोजन है, इसमें पुंकेसर पूरी तरह से स्त्री केसर के साथ संयुक्त होगा। ये देखो पुंकेसर प्लस स्त्री केसर पूर्ण संयोजन होगा और यह पाया जाता है आपका ऑर्किड में, आप देख सकते हो। तो गाइनोस्टेजियम आंख में और गाइनोस्टेमियम ऑर्किड में पाया जाता है, यह याद करना है। ये दोनों जायांग लग्न पुंकेसर के एग्जाम्पल है। ये मैंने पढ़ाया आपको पुंकेसरों का आसंजन। चारों केसेज में आपने देखा कि पुंकेसर किसी दूसरे भिन्न सदस्य से उसी पुष्प में जुड़ रहा है। और ये चार केस जिसमें दो के आपने प्रतीक भी पढ़े, प्रतीक आपके फैमिली में काम आएंगे, एग्जाम्पल्स आपको लर्न करने हैं। अब मैं आपको तीन इंपॉर्टेंट टर्म यहां पढ़ाऊंगा आगे वाले कंटेंट में। हालांकि तीन इंपॉर्टेंट टर्म, ये कम इंपॉर्टेंट है, मतलब थोड़ी सी कम इंपॉर्टेंट है, लिखा हुआ है इसलिए बता देता हूं। पहला है इंसर्टेड पुंकेसर। ऐसे पुंकेसर जो दल के अंदर या परिदल के अंदर पैक हो, बाहर नहीं निकलेंगे, ये अंदर रहेंगे। ये जैसे ये दल या परिदल मान लेना, इसके अंदर ही है ये, तो ये इंसर्टेड पुंकेसर। एक पढ़ोगे आप एक्ससर्टेड पुंकेसर। ऐसे पुंकेसर जो दलों से या परिदलों से बाहर निकले रहते हैं, बाहर आ जाएंगे इस बार। ये देखो बाहर आ गए, गुड़ल में होता है ऐसा, जो बाहर निकले रहते हैं, उसको बोलते हैं एक्सर्टेड पुंकेसर। एक खास बात, एक टर्म पोलीएंड्रस। अब ये अंग्रेजी में पोलीएंड्रस है, हिंदी इसकी दो हो सकती है। बहु पुंकेसरी अवस्था भी इसकी हिंदी होती है और पृथक पुंकेसरी अवस्था भी इसकी हिंदी होती है। दोनों एक ही बात है, अंग्रेजी में एक ही बात है। जब पुष्प में पुंकेसरों की संख्या बहुत ज्यादा हो तब अपन ये टर्म काम में लेते हैं पोलीएंड्रस अंग्रेजी में। हिंदी में बहुपुंकेसरी। और जब ये पुंकेसर एक दूसरे से पूर्ण पृथक हो तो इसको हिंदी में बोलते हैं पृथक पुंकेसरी अवस्था, और इंग्लिश में इसको भी पोलीएंड्रस ही बोलते हैं। यानी पोलीएंड्रस अंग्रेजी में दो चीजों के लिए, पृथक पृथक पुंकेसर होने पर भी और बहुत ज्यादा संख्या में होने पर भी। और हिंदी में पोलीएंड्रस की हिंदी बहुपुंकेसरी भी हो सकती है और पृथक पुंकेसरी भी हो सकती है। मतलब दो जगह काम आएगी। जब पुंकेसर बहुत ज्यादा संख्या में हो तो भी पोलीएंड्रस टर्म काम में लेंगे, और जब पुंकेसर एक दूसरे से पूर्ण पृथक हो तो भी पोलीएंड्रस टर्म काम में लेंगे। ये तीन टर्म थी। अब एक इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ाऊंगा मैं इसका, लंबाई के आधार पर पुंकेसरों के प्रकार। मतलब किसी पुष्प के पुंकेसर लंबाई में कैसे हैं, इस आधार पर आप इसमें दो कंडीशन पढ़ोगे, एक समपुंकेसरी अवस्था
और एक विषम पुंकेसरी अवस्था। दो कंडीशन पढ़ेंगे। एक सम पुंकेसरी अवस्था, अंग्रेजी में आइसोस्टेमोनस अवस्था, और एक हिटेरोस्टेमोनस अवस्था। पहले लिख लेते हैं सम पुंकेसरी अवस्था। सम पुंकेसरी अवस्था अंग्रेजी में आइसोस्टेमोनस अवस्था। बिना कुछ बोले समझ गए? जब किसी पुष्प के पुंकेसर, सभी पुंकेसर लंबाई में कैसे हो? समान। जितने भी पुंकेसर है पुष्प में, सब के सब लंबाई में समान हो, तो इस अवस्था को बोलते हैं आइसोस्टेमोनस अवस्था, और ये केसिया में पाई जाती है। अमलतास में देख सकते हो। इंपॉर्टेंट नहीं है, लिखा था इसलिए बताना पड़ा। अब आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, विषम पुंकेसरी अवस्था। मतलब जब पुंकेसर के, मतलब जब पुष्प के पुंकेसरों की लंबाई अलग अलग हो, कुछ छोटे हो कुछ लंबे हो, तो यह अवस्था कहलाती है विषम पुंकेसरी अवस्था, और इसे अंग्रेजी में बोलते हैं हिटेरोस्टेमोनस अवस्था। अब ये दो, इसमें दो केस पढ़ोगे आप हिटेरोस्टेमोनस अवस्था में, ये बढ़िया। पहला है चतुर्दीर्घी अवस्था, टेट्राडाइनेमस अवस्था। चतुर्दीर्घी अवस्था अंग्रेजी में हो गई टेट्राडाइनेमस, और दूसरी पढ़ोगे आप द्विदीर्घी अवस्था, अंग्रेजी में डाइडाइनेमस। अब पहले बात करेंगे चतुर्दीर्घी अवस्था की। हम इस चतुर्दीर्घी अवस्था को ऐसे लिखते हैं A2+4, ये इसका प्रतीक है। अब यहां से आप समझ गए कि पुमंग में 6 पुंकेसर होते हैं। चतुर्दीर्घी अवस्था का पहली बात, 6 पुंकेसर होते हैं, और आप देख रहे हो कहीं पर भी ब्रैकेट नहीं है, इसका मतलब पृथक पुंकेसरी अवस्था होती है। 6 पुंकेसर जो पृथक पुंकेसरी अवस्था में होते हैं। अब मैंने ये 6 को 2 डिजिट में लिखा है, आप पढ़ चुके हो पिछली क्लास में। जितने डिजिट होंगे ये उतने ही चक्रों में होंगे, तो 2 चक्रों में होंगे ये, जिसे बाहरी चक्कर में 2 और भीतरी चक्कर में 4। आप देख रहे हो 2 चक्र होंगे यहां पर। 2 में बाहरी चक्कर में तो कितने होंगे? 2, बाहरी चक्कर में 2, और भीतरी चक्कर में कितने हो जाएंगे? 4। और काम की बात, यहां ये भीतरी 4, ये पूरा इंपॉर्टेंट है। बाहरी 2 से लंबे होते हैं, लंबे भीतरी 4 होंगे। इस तरह समझिए, ये चतुर्दीर्घी अवस्था का चित्र बना रहा हूं मैं। ये एक बाहरी पुंकेसर, ये भी बाहरी पुंकेसर, 2 भीतरी 4। ये देखिए, ये एक भीतरी, ये दूसरा भीतरी, ये तीसरा भीतरी, और ये चौथा भीतरी। आप देख रहे हो भीतरी 4, बाहरी 2 से लंबे हैं। इसी अवस्था को चतुर्दीर्घी अवस्था कहते हैं। भीतरी चक्कर में 4, बाहरी चक्कर में 2, बाहरी 2 छोटे, भीतरी 4 लंबे। 4 लंबे हैं, इसीलिए इसको चतुर्दीर्घी अवस्था के नाम से जानते हैं। और ये क्रूसीफेरी कुल के पादपों की विशेषता है। क्रूसीफेरी कुल, जिसमें आप सरसों का नाम लिख सकते हो, ये उसमें पाए जाते हैं। पूरा इंपॉर्टेंट है ये, जिसको प्रतीक पता है वो आराम से इसका वर्णन कर सकता है। द्विदीर्घी दूसरा पढ़ रहे हैं। द्वि मानी 2, दीर्घी मानी लंबे। इसमें टोटल पुंकेसर 4 होते हैं। मैं कहूंगा इसका प्रतीक होता है A2+2। टोटल कितने पुंकेसर हो गए? 4। परंतु यह 2 छोटे और 2 लंबे होते हैं। बस मैं इतना सा कहूंगा, 2 छोटे। कौन से छोटे मैं बता नहीं सकता, और 2 लंबे, और कौन से 2 लंबे बता नहीं सकता। बाहरी चक्कर में भी छोटा और बड़ा होता है, और भीतरी चक्कर में भी छोटा और बड़ा होता है। यूं समझिए, ये द्विदीर्घी, ये देखिए, ये बाहरी चक्कर का एक छोटा, और ये बाहरी चक्कर का एक बड़ा। ये भीतरी चक्कर का एक छोटा, और ये भीतरी चक्कर का एक बड़ा। तो कहने का मतलब है कि 2 छोटे और 2 बड़े। छोटे बड़े बाहरी चक्कर में भी है, भीतरी चक्कर में भी है। इसलिए हम इतना सा कहेंगे, यहां 2 छोटे होते हैं, 2 लंबे होते हैं। द्विदीर्घी अवस्था पाया जाना,
लेबिएटी कुल के पादपों की विशेषता है, बहुत बार पढ़ चुके हो अभी ये। लेबिएटी कुल जिसमें तुलसी आ जाता है, जिसमें साल्विया आ जाता है, इनमें ये द्विदीर्घीय अवस्था पाई जाती है, जो आप देख सकते हो। तीनों को मिला के एक बात कह सकता हूं मैं, सरसों, तुलसी और साल्विया में विषम पुंकेसरी अवस्था पाई जाती है, मतलब इनके पुंकेसरों की लंबाई में भिन्नता होती है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। वो अलग बात है, सरसों में विषम पुंकेसरी में चतुर्दीर्घीय अवस्था होती है और तुलसी तथा साल्विया में विषम पुंकेसरी में द्विदीर्घीय अवस्था होती है, पर इन तीनों के पुंकेसरों की लंबाई में भिन्नता होती है, ये आप देख ही रहे हो। ये पुंकेसरों की लंबाई के आधार पर प्रकार थे। अब इसके बाद इसमें एक आर्टिकल हम और पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट है, और वो है पुंकेसरों का ससंजन। आसंजन कंप्लीट हो गया और अब हम लेके आ रहे हैं इसमें क्या, ससंजन। आ जाएं तो अब पुंकेसरों के ससंजन की चर्चा कर लेंगे थोड़ी सी। ससंजन आपने फिजिक्स में खूब पढ़ा है, ससंजक बल केमिस्ट्री में भी आता है। ससंजन का मतलब होता है समान सदस्यों के बीच। यहां पर सदस्य का नाम भी फिक्स है और वो क्या है, पुंकेसर। तो ये आ गया पुंकेसरों का सहसंजन। अब ये क्या होता है, मतलब जब किसी एक पुष्प के पुंकेसर इसी पुष्प के दूसरे पुंकेसर के साथ आंशिक या पूर्ण रूप से संयुक्त हो। यहां जुड़ने वाला अवयव पुंकेसर है, पर जुड़ेगा किससे, पुंकेसर से ही जुड़ेगा। एक पुंकेसर दूसरे पुंकेसर से जुड़ रहा है, यहां संयोजन दो समान सदस्यों के बीच में हो रहा है, और समान सदस्यों के बीच में संयोजन है, इसीलिए इसका नाम है पुंकेसरों का ससंजन। यानी मैं कह रहा हूं यहां जोड़ होगा पुंकेसर प्लस पुंकेसर। आप देख रहे हो कि जब किसी एक पुष्प के दो पुंकेसरों का आपस में संयोजन हो, संयोजन आंशिक भी हो सकता है और संयोजन पूर्ण रूप से भी हो सकता है, तो ये अवस्था पुंकेसरों का ससंजन कहलाती है। अपन इसको तीन प्रकार का पढ़ेंगे, आप देख सकते हैं। जैसे मैं यूं पढ़ाऊं आपको, ये एक पुंकेसर है। अब इसके दो भाग होंगे, एक का नाम परागकोश होगा और दूसरे का नाम पूतंतु होगा। ये दो भाग। ये दूसरा पुंकेसर है जिसको मैं इधर लिख देता हूं, और इसके भी दो भाग होंगे, एक का नाम परागकोश है और एक का नाम पूतंतु है। ये दो भाग, ये परागकोश, ये पूतंतु। अब इसमें संभावना क्या बनती है, समझने की बात है। मैंने कहा आंशिक संयोजन भी हो सकता है और पूर्ण संयोजन भी हो सकता है। आंशिक संयोजन का मतलब है एक भाग जुड़ेगा दूसरा भाग नहीं जुड़ेगा, और पूर्ण संयोजन का मतलब है सब कुछ जुड़ जाएगा। तो अपन एक एक करके पढ़ लेते हैं। इसमें तीन संभावनाएं बन सकती है। पहला केस हो सकता है पूतंतु पूतंतु के साथ जुड़ जाए और परागकोश नहीं जुड़े, यानी मैं पहला केस लिख रहा हूं, केस फर्स्ट। इसमें एक का पूतंतु दूसरे के पूतंतु से जुड़ गया, ये देखो पूतंतु प्लस पूतंतु, लेकिन यहां पर परागकोश कैसे रहे, स्वतंत्र रहे। ये पहला केस है, अभी पढ़ेंगे थोड़ी देर में। इसका नाम होता है, इस केस का नाम होता है संघीयता। मैंने क्या लिखा, बराबर संघीयता, एडल्फी। अगर ये होता है तो एडल्फी, इसकी डिटेल पढ़ने वाले हैं थोड़ी देर में। दूसरा केस, केस सेकंड, इसका उल्टा हो सकता है परागकोश परागकोश से जुड़ जाए और पूतंतु स्वतंत्र रहे। ये देखिए, परागकोश प्लस परागकोश ये हो जाए, और कौन अलग है, पूतंतु अलग है, पूतंतु स्वतंत्र। ये दूसरा केस है। इस अवस्था में पुंकेसरों को बोलते हैं, आपके सामने युक्त कोशी पुंकेसर, सिनजेनेसियस अवस्था बोलते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में युक्त कोशी पुंकेसर। पढ़ेंगे आप डिटेल में। तीसरा एक और आंशिक संयोजन आप सोच सकते हैं, इसका पूतंतु और इसका परागकोश, पर यह संभव नहीं है।
आप देखिए पुष्पासन पर पुंकेसर यूं होते हैं, यूं। अब दूसरा अगर इससे जुड़ना चाहता है तो उसका पुतंतु मुझे ऊपर करना पड़ेगा, जबकि हमेशा पुतंतु पुष्पासन से जुड़ता है। तो ये तीसरा केस संभव नहीं है, क्योंकि ऐसी व्यवस्था किसी पुष्प में पुंकेसरों की होती ही नहीं है। फिर तीसरा केस क्या आ गया? पूर्ण संयोजन। मतलब इसका परागकोश उसके परागकोश से, इसका पुतंतु उसके पुतंतु से, ये तीसरा केस आ गया। केस थर्ड, यहां पूर्ण संयोजन होगा, मतलब पुतंतु प्लस पुतंतु एक बात, साथ में प्लस परागकोश प्लस परागकोश, परागकोश प्लस परागकोश, पूर्ण संयोजन। और इस अवस्था का नाम है सिन एंडस अवस्था, सपुमंगी अवस्था। ये तीन प्रकार के ससंजन पुंकेसरों के संभव है, जो आपने देख लिया। हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहला केस, परिभाषा आपको मैं फिर से रिपीट कर दूं ससंजन की। एक पुष्प के पुंकेसरों का इसी पुष्प के पुंकेसरों से आंशिक या पूर्ण रूप से जुड़ना पुंकेसरों का ससंजन कहलाता है। हम यहां तीन केस पढ़ेंगे, जिसमें मैं पहला केस लेके आ रहा हूं संघीयता। ये लीजिए एडल्फी, मतलब किसी एक पुष्प के पुंकेसर के पुतंतु इसी पुष्प के पुंकेसरों के पुतंतुओं से संयुक्त हो जाए और उनके परागकोश स्वतंत्र, तो यह अवस्था कहलाती है संघीयता। अब संघीयता में पुंकेसर जुड़कर कितने समूह बनाते हैं, कितने समूह में पुंकेसर जुड़े हुए हैं, समूह की संख्या के आधार पर ये तीन प्रकार की पढ़ोगे। पहली एक संघीयता, इंपोर्टेंट, मोनो एडल्फी, अंग्रेजी में बोलते हैं इसको मोनो एडल्फी। दूसरा पढ़ोगे आप द्विसंघीयता, अंग्रेजी में बोलते हैं इसको डाई एडल्फी, ये देखो डाई एडल्फी। और तीसरा पढ़ोगे आप इसमें बहुसंघीयता, अंग्रेजी में बोलोगे इसको आप पोली एडल्फी। एक एक करके पढ़ेंगे। पहले एक संघीयता, एक मानी एक, समूह की संख्या एक होगी, मतलब इसमें पुष्पासन पर पुंकेसरों के पुतंतु जुड़कर एक समूह बनाते हैं और इनके परागकोश स्वतंत्र होते हैं। जैसे यहां बनाऊं समझाने के लिए, केवल ये एक पुंकेसर है आपके सामने पुष्पासन पर लगा है, ऐसे में इनके दूसरे पुंकेसर के मैंने परागकोश बना दिए, तीसरे के भी बना दिए, चौथे के भी बना दिए, पांचवे के भी बना दिए, एंड सो ऑन, आप बहुत सारे बना सकते हो। और ये सारे के पुतंतु जुड़ गए। आप देख रहे हो कहीं ना कहीं ये पुतंतु आपस में जुड़ गए हैं, पर इनके परागकोश जुड़े हुए हैं, परागकोश स्वतंत्र हैं। और पुष्पासन पर पुंकेसरों की समूह की संख्या एक है। तो जब पुष्पासन पर पुंकेसर एक समूह में हो, इस समूह में इनके पुतंतु जुड़े हुए हो, परागकोश स्वतंत्र हो, तो यह अवस्था एक संघीयता कहलाती है। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है मालवेसी कुल। इंपोर्टेंट, ये मालवेसी कुल के पादपों की विशेषता है, जिसमें एक एग्जांपल लिख सकते हो आप गुड़हल। यहां पर ये पुतंतु आपस में जुड़ जुड़कर, पुतंतु एक नलिकाकार संरचना थी, तो एक तरह से छोटी छोटी नलियां जुड़ेगी तो एक बड़ी नली बन जाएगी, जिसे अपन बोलते हैं पुंकेसरी नाल, स्टेमिनल ट्यूब। ध्यान देना। खैर, इस एक संघीयता का प्रतीक अपन लिखते हैं मालवेसी में इस तरह से, ए इनफाइनाइट और ब्रैकेट में, यहां बहुत सारे होते हैं पुंकेसर। मैं एक बार मालवेसी कुल के पुमंग की पूरी विशेषताएं पढ़ाऊं, मैंने क्या क्या पढ़ा दिया मालवेसी में, मैं इधर लिख देता हूं। मालवेसी में, मालवेसी के पुमंग से क्वेश्चन आ सकता है। आपने थोड़ी देर पहले तो पढ़ा था, ये मोनोथीकस पुंकेसर होता है, इसका एक ही परागकोश होता है, एक ही परागकोशक। दूसरा आपने अभी पढ़ा मोनो एडल्फस, मतलब एक संघीयता पाई जाती है। तीसरा आपने बता दिया इसमें पुंकेसरी नाल होती है, पुंकेसरी नाल होती है। और चौथी बड़ी बात, इनका पराग कोशक वृक्काकार आकृति का होता है। ऐसा होता है, समझाने के लिए बना रहा हूं। ये देखो वृक्क जैसी आकृति का होता है, वृक्काकार परागकोश होता है इसमें, रेनिफॉर्म वृक्काकार परागकोश होता है इनमें। ये चार बातें आपको याद रखनी है। मोनोथिकस,
मोनोएडल्फस, पुंकेसरी नाल की उपस्थिति और वृक्काकार परागकोश। फिलहाल हमने एक संज्ञता पढ़ी जिसमें पुंकेसर कितने समूह में व्यवस्थित है? एक समूह में व्यवस्थित है, आप देख रहे हो, और उस समूह में पुतंतु जुड़े हुए हैं और परागकोश स्वतंत्र है। दूसरा है द्विसंज्ञता। द्वि मानी दो, मतलब की बार पुष्पासन पर पुंकेसर दो समूह में होंगे और प्रत्येक समूह में पुंकेसरों के पुतंतु जुड़े हुए होंगे और उनके परागकोशक स्वतंत्र होंगे। दो समूह बनेंगे, जैसे मैं यहां बना दूं दो समूह, एक दो तीन, कितने भी जोड़ सकते हो आप, मैंने इतने बनाए। ये तो एक समूह हो गया, ये दूसरा समूह जोड़ देता हूं मैं, ये देखो, ये वापस ये दूसरा समूह हो गया। दो समूह में हो और प्रत्येक में पुतंतु जुड़े हुए, परागकोश अलग अलग हो, तो यह अवस्था द्विसंज्ञता कहलाती है और यह मटर कुल के पादपों की विशेषता है। मटर कुल, मटर कुल में क्या होता है? 10 पुंकेसर होते हैं, 10 में से 9 जुड़े होते हैं, 9 जुड़े हुए हैं, इस तरह से 9 के पुतंतु जुड़े, परागकोश अलग और एक अलग होता है। तो पुष्पासन पर पुंकेसर दो समूह में है। प्रतीक इंपॉर्टेंट है इसका, देखो 9 के ब्रैकेट लगाया है क्योंकि 9 के पुतंतु जुड़े हुए हैं और परागकोशक अलग है और एक वैसे अलग है, तो दो समूह हो गए, इसको बोलते हैं द्विसंज्ञता। मटर कुल के पादपों की विशेषता है, मटर एग्जाम्पल लिख सकते हैं उसमें। बहुसंज्ञता, बहु मानी ज्यादा, जब पुष्पासन पर पुंकेसर दो से ज्यादा समूह में हो, जैसे मैं इसी डायग्राम को आगे बढ़ा देता हूं, दो से ज्यादा समूह में, ये देखो दो से ज्यादा समूह में हो, और वही बात है प्रत्येक समूह में उनके परागकोश अलग अलग हो, पुतंतु जुड़े हुए हो। ये देखिए, ये पुष्पासन पे जोड़ दिया, ये लो, ये देखो 3 समूह बनाए मैंने, दो से ज्यादा समूह हो और प्रत्येक समूह में परागकोश स्वतंत्र हो, पुतंतु जुड़े हुए हो, तो यह अवस्था बहुसंज्ञता कहलाती है और यह नींबू में पाई जाती है। बहुसंज्ञता नींबू में पाई जाती है, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये भी। यहां से समझने की बात यह भी थी कि जब बहुसंज्ञता होगी तो प्रत्येक समूह में जो पुंकेसरों की संख्या होगी अलग अलग समूह में अलग अलग होगी। जैसे इसमें 3 दिखाई है, इसमें 4 दिखाई है, इसमें 5 दिखाई है मैंने। तो कहने का बात यह थी कि जब जब पुंकेसर पुष्पासन पर दो से ज्यादा समूह में हो, प्रत्येक समूह के पुतंतु जुड़े हुए हो, परागकोश स्वतंत्र हो, तो यह अवस्था बहुसंज्ञता कहलाती है और यह नींबू में पाई जाती है। किसे बताया मैंने आपको? नींबू में। यह अभी तक आपने एक ही पढ़ा है और वो एक आपने जो पढ़ा है उसका नाम है, अभी तक आपने जो पढ़ा है एक, दैट इज आई कैन से संज्ञता। दूसरा केस, और वो है युक्त कोशी पुंकेसर, अंग्रेजी में उसे बोलते हैं सिनजेनेसियस। ध्यान देना, इसमें क्या होगा कि जब किसी पुष्प के पुंकेसरों के परागकोश स्वतंत्र हो, अब की बार परागकोश जुड़ेंगे और पुतंतु स्वतंत्र होंगे। ध्यान देना, तो यह अवस्था कहलाते हैं युक्त कोशी, नाम ही कह रहा है युक्त, संयुक्त। कौन संयुक्त हो गए? पुंकेसरों के परागकोश स्वतंत्र संयुक्त हो गए, परागकोश संयुक्त है, इसलिए नाम है युक्त कोशी पुंकेसर। और ये कंपोजिटिव कुल के पादपों की विशेषता है। एग्जाम्पल इंपोर्टेंट, सूर्यमुखी में हो सकता है, कंपोजिटिव कुल के पादपों की विशेषता है, वेरी इंपोर्टेंट। ये युक्त कोशी पुंकेसर, मैंने इसका एग्जाम्पल इधर लिख दिया, कंपोजिटिव कुल के पादपों की विशेषता, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। समझे? डायग्राम समझे? जैसे मैं यहां कुछ पुंकेसर बना रहा हूं, ये उनके परागकोश, ये पहले पुंकेसर का परागकोश, ये दूसरे पुंकेसर के परागकोश, ये तीसरे पुंकेसर के परागकोश, ये चौथे पुंकेसर के परागकोश और ये पांचवें पुंकेसर के परागकोश। ये इसका पुतंतु, ये इसका पुतंतु, ये उसका पुतंतु, ये इसका पुतंतु और ये इसका पुतंतु। क्या देख रहे हो? परागकोश जुड़े हुए हैं, पुतंतु स्वतंत्र हैं। यह अवस्था कहलाते हैं युक्त कोशी अवस्था और कंपोजिटिव कुल के पादपों की विशेषता है। तीसरा केस, सिन एंडस अवस्था, हिंदी में सपुमंगी अवस्था। इसमें एक पुंकेसर दूसरे पुंकेसर से पूर्ण रूप से संयुक्त हो जाता है, मतलब इसके परागकोश और पुतंतु दूसरे पुंकेसर के
परागकोश और पुतंतुओं से संयुक्त होते हैं, यानी दोनों के दोनों पुंकेसर या पूर्ण रूप से संयुक्त होते हैं। यह अवस्था कहलाती है सिनएंड्रस अवस्था, और यह कुकुरबिटेसी कुल के पादपों की विशेषता है। ये किसे बताया मैंने आपको? कुकुरबिटेसी, जिसमें खीरा आ जाता है, ये इसकी विशेषता है। कुकुरबिटेसी कुल के पादपों की क्या है? विशेषता है, जो आप देख सकते हो। एग्जाम्पल याद करने पड़ेंगे। एक कॉलम में पूछ सकता है, एक संज्ञाता मालवेसी में, द्विसंज्ञाता मटरकुल में, युक्त कोशीय अवस्था कंपोजिटी में, सिनएंड्रस अवस्था कुकुरबिटेसी में। किसी का भी एग्जाम्पल पूछा जा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यह था आपका पुंकेसरों का ससंचन। और इसी के साथ ये तीसरा चक्र अपन कह रहे हैं अपना समाप्त हो गया, पुमंग। और अब हम इसमें चौथा चक्कर पढ़ रहे हैं, दैट इज जायांग। तो स्टार्ट कर लेते हैं कहां से? जायांग से आ जाते हैं, जायांग की चर्चा कर लेते हैं। जायांग के बारे में आपने थोड़ा बहुत पढ़ा भी है शुरू में। हम उसी जायांग को आज एक बार यहां पर स्टार्ट कर लेते हैं, जायांग से। जो आपने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था, मैं उसको रिपीट करूंगा यहां पर। जायांग अंग्रेजी में गाइनोइसियम, प्रतीक हो जाता है इसका जी। आपने पढ़ा था कि किसी पुष्प के पुष्पासन पर स्थित पुष्प का सबसे भीतरी चक्र, ये पुष्पासन पर स्थित पुष्प का सबसे भीतरी चक्र होगा। यहां पर गिनती करें बाहर से भीतर की ओर चले तो ये चौथा चक्र है। ध्यान देना कि पुष्प के पुष्पासन पर बाहर से भीतर की ओर स्थित पुष्प का चौथा चक्र या पुष्प का सबसे भीतरी चक्र जायांग कहलाता है। आप जानते हो ये पुष्प के मादा जननांग होते हैं। मादा जननांग है, इसका मतलब ये हो गया कि ये मादा युग्मक बनाएगा, इसलिए ये भी एक आवश्यक चक्र माना जाता है। आपने पहले भी पढ़ा था। जायांग का प्रत्येक सदस्य, इसकी इकाई या इसका सदस्य स्त्री केसर, पिस्टिल जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं, या अंडप कहलाता है। आप जानते हो जायांग की इकाई स्त्री केसर या अंडप कहलाती है। एक जायांग में अंडप की संख्या एक भी हो सकती है और एक से ज्यादा भी हो सकती है। अगर जायांग में एक ही अंडप है तो ऐसा जायांग एक अंडपी जायांग कहलाता है, और एक से ज्यादा अंडप है तो ऐसा जायांग बहुअंडपी जायांग कहलाता है। ये बातें कोई नई नहीं है, आप सब जानते हो, आपने एम्ब्रोलॉजी में भी पढ़ी है ये बात। अब एक प्रारूपिक अंडप या स्त्री केसर की क्या संरचना होती है? तो एक अंडप या स्त्री केसर के तीन भाग होते हैं, आप जानते हो। ये रहा एक स्त्री केसर या अंडप के कितने भाग बताए मैंने? तीन। तीन कौन कौन सा? इसका शीर्षस्थ घुंडी नुमा भाग, ये पहला हो गया वर्तिकाग्र, अंग्रेजी में बोलते हैं उसको स्टिग्मा। ये पहला मैं बनाऊं, ये देखिए आप, ये अंडप है, पुष्पासन पर यूं रखा हुआ है। ये इसका शीर्षस्थ घुंडी नुमा भाग, ये कहलाता है वर्तिकाग्र, स्टिग्मा। दूसरा भाग जो आप पढ़ोगे वो होगा वर्तिका, अंग्रेजी में होता है ये स्टाइल। ये रही दूसरा भाग, वर्तिका। और तीसरा इसका आधारी फूला हुआ भाग हो जाएगा अंडाशय, अंग्रेजी में ओवेरी। ये तीसरा आधारी फूला हुआ भाग अंडाशय। तो हम ये कह रहे हैं एक प्रारूपिक स्त्रीकेसर या अंडप के तीन भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। वर्तिकाग्र आप देख रहे हो, ये इसका शीर्षस्थ घुंडी नुमा भाग है। ये परागण की क्रिया के दौरान पराग कणों को ग्रहण करने का कार्य करता है, यही पराग कणों को ग्रहण करेगा वर्तिकाग्र। वर्तिका ये नलिका समान भाग है जो वर्तिकाग्र को अंडाशय से जोड़ता है। वर्तिकाग्र को ऊपर कर देती है। वर्तिका लंबी होगी तो वर्तिकाग्र ऊपर हो जाएगा, जिसे ये परागण की क्रिया में आसानी से पराग कणों को ग्रहण कर लेता है। और वर्तिका आपने एम्ब्रोलॉजी में पढ़ा है कि पराग नलिका को अंडाशय में जाने के लिए रास्ता भी प्रदान करती है। अब ये वर्तिका तीन प्रकार की पढ़ोगे, फिर प्रकार, फिर आधार। वर्तिका अंडाशय में कहां लगी है, इस आधार पर तीन प्रकार की पढ़ेंगे। ये शीर्षस्थ हो सकती है, टर्मिनल,
ये पार्श्वीय हो सकती है, लेटरल। ये जायांग नाभिक प्रकार की भी हो सकती है, जायांग नाभिक, गाइनोबेसिक स्टाइल। ये तीसरा इंपॉर्टेंट है, अंग्रेजी भी लिखी है मैंने, गाइनोबेसिक। शीर्षस्थ वर्तिका, ऐसी वर्तिका जो अंडाशय के शीर्ष पर पाई जाती हो। ये देखो, अंडाशय के शीर्ष पर, ये अंडाशय रहा, ये इसके शीर्ष पर हो तो इसका नाम हो जाएगा शीर्षस्थ वर्तिका। दूसरी आ गई, यह अधिकांश एंजियोस्पर्मी पुष्पों में होती है, पार्श्वीय वर्तिका। यह अंडाशय के पार्श्व में होगी, ये अंडाशय इसके पार्श्व में हो तो इसको बोलते हैं पार्श्वीय वर्तिका, यह आम में होती है। तीसरी होती है जायांग नाभिक वर्तिका, यह समझने की बात है। नाभिक का मतलब सेंटर, मतलब इसमें वर्तिका अंडाशय के सेंटर से विकसित होती है, समझिए। ये रहा अंडाशय, ये इसका सेंटर, और कल को सेंटर से वर्तिका निकले तो उसको बोलते हैं जायांग नाभिक वर्तिका। और ये जायांग नाभिक वर्तिका तुलसी कुल में पाई जाती है, लेबिएटी कुल की विशेषता है। फिर से इंपॉर्टेंट है ये, लेबिएटी में तुलसी का एग्जाम्पल लिख सकते हो आप, साल्विया का एग्जाम्पल लिख सकते हो, ये उसमें होती है, ये याद करने की बात है। तुलसी में, साल्विया में इस प्रकार की वर्तिका पाई जाती है, ये याद करने की बात है। ये मैंने 3 प्रकार की वर्तिका आपको पढ़ा दी। वर्तिका की अंडाशय पर स्थिति के आधार पर आपने ये तीनों प्रकार पढ़े हैं। खैर, तीसरा भाग आ गया अंडाशय। आप देख रहे हो कि ये स्त्री केसर का या अंडप का आधारी फूला हुआ भाग होता है और यही पुष्पासन पर रखा होता है। अंडाशय में एक भित्ति होती है और इसके अंदर एक गुहा होती है। ये अंडाशय की जो गुहा होती है वो कोष्ठक कहलाती है। बढ़िया क्वेश्चन, अंडाशय गुहा, इसका नाम है कोष्ठक। इसमें बीजांड हो सकते हैं, ध्यान देना। अब हम अंडाशय के प्रकार पढ़ेंगे, फिर प्रकार, फिर आधार। आधार रहेगा कोष्ठकों की संख्या के आधार पर। अंडाशय के कई प्रकार हो सकते हैं। हो सकता है अंडाशय में एक ही कोष्ठक हो तो ऐसे अंडाशय को एक कोष्ठ के अंडाशय, 2 कोष्ठक होने पर द्विकोष्ठ के अंडाशय, 3 कोष्ठक होने पर त्रिकोष्ठ के अंडाशय, 4 कोष्ठक होने पर चतुर्कोष्ठ के अंडाशय, 5 कोष्ठक होने पर पंचकोष्ठ के अंडाशय, और 5 से ज्यादा होने पर बहुकोष्ठकीय अंडाशय के नाम से जानते हैं। समझिए, जैसे ये देखो अंडाशय, इसमें एक ही कोष्ठक है इस समय, तो एक कोष्ठ की अंडाशय। हो सकता है इसमें 2 कोष्ठक बन जाए, कल को एक पट बनते ही ये 2 बन गए तो ये द्विकोष्ठ के अंडाशय हो जाएगा। कल को 3 बन जाए इस तरह से, ये देखो 3 कोष्ठक बन गए तो इसका नाम हो जाएगा त्रिकोष्ठ की अंडाशय। कल को 4 कोष्ठक बन जाए, ये लो, ये आ गया चतुर्कोष्ठ के अंडाशय। कल को 5 बन जाए, ये देखो ये 5, 1 2 3 4 और 5, इसका नाम हो जाएगा पंचकोष्ठ के अंडाशय। और कल को 5 से ज्यादा बन जाए, ये बहुत सारे बना दूंगा मैं, 5 से ज्यादा, ये लीजिए, तो ये जाएगा बहुकोष्ठ के अंडाशय। ये कोष्ठकों की संख्या के आधार पर अंडाशय के प्रकार थे। ये एक स्त्री केसर की संरचना थी। वैसे अब जायांग के प्रकार की बात भी कर सकते हैं, फिर प्रकार, फिर आधार। एक जायांग में कितने अंडप है, इसके आधार पर इसके प्रकार पढ़ेंगे। हो सकता है जायांग में एक ही अंडप हो तो ऐसे जायांग को एक अंडपी जायांग बोल देंगे, अंडपों की संख्या उसमें 1 आ जाएगी। अगर 2 हो तो ऐसे जायांग को द्विअंडपी जायांग बोल देंगे। अगर 3 हो तो ऐसे जायांग को त्रिअंडपी जायांग बोल देंगे। अगर 4 हो तो ऐसे जायांग को चतुरंडपी जायांग बोल देंगे। अगर 5 हो तो ऐसे जायांग को पंचअंडपी जायांग बोल देंगे। और अगर 5 से ज्यादा हो तो ऐसे जायांग को बहुअंडपी जायांग बोल देंगे। जायांग के प्रकार के साथ में अंडपी शब्द काम में ले रहा हूं और अंडाशय के प्रकार के साथ में कोष्ठकीय शब्द काम में ले रहा हूं। जैसे एक कोष्ठकीय अंडाशय, द्विकोष्ठकीय अंडाशय, कोष्ठकीय शब्द अंडाशय के प्रकार के साथ,
और एक अंडप्पी जायांग, द्वि अंडप्पी जायांग। अंडप्पी शब्द जायांग के प्रकार के साथ काम में लेना है, आप देख सकते हो। ये एक और चीज यहां अपन पढ़ लेंगे और वो होगा अंडपों का ससंजन। क्या बताया मैंने आपको? अंडपों का ससंजन। देखो, ससंजन का मतलब होता है समान सदस्यों का जुड़ना, और जुड़ने के लिए सदस्यों की संख्या कम से कम 2 होनी चाहिए, मतलब एक से ज्यादा। किसी भी चक्कर में ससंजन तभी होगा जब उस चक्कर में सदस्यों की संख्या एक से ज्यादा होगी। ये यहां पर भी लागू होगी बात। तो अब एक नया पढ़ रहे हैं यहां पर, अंडपों का ससंजन, कोहेजन ऑफ कार्पल्स। ये इसके लिए कंडीशन सबके लिए, ये जब जायांग में एक से ज्यादा अंडप हो, एक से ज्यादा अंडप हो, ये कंडीशन है इसकी। जब जायांग में एक से ज्यादा अंडप हो और वो एक दूसरे से आंशिक या पूर्ण रूप से संयुक्त हो जाए, तो इसे बोलते हैं अंडपों का ससंजन, जुड़ना। अगर ये जुड़े हुए हैं तो ये अवस्था कहलाते हैं संयुक्त अंडपी जायांग। ये 2 प्रकार का ससंजन, मतलब इसमें 2 टर्म काम में लोगे। पहले आ गया संयुक्त अंडपी जायांग, सिनकार्पस गाइनोइशियम अंग्रेजी में बोलते हैं। इसका मतलब है जब जायांग के अंडप एक दूसरे से आंशिक या पूर्ण रूप से जुड़े हुए हों, अंडप प्लस अंडप, ये जुड़ने चाहिए, चाहे आंशिक रूप से चाहे पूर्ण रूप से, तो यह अवस्था संयुक्त अंडपी जायांग कहलाती है। अब संयुक्त अंडपी जायांग जो है, इसका संयुक्त अंडपी जायांग का प्रतीक होता है जी के दाईं तरफ आधार पर संख्या लिखेंगे, वो अंडपों की संख्या होगी, और जब भी जुड़े हुए होते तो संख्या ब्रैकेट में लिखी जाती है। जैसे मैं अगर यूं पढ़ूं G5, इसको पढ़ के बताओ तो इतना सा कहोगे जायांग में 5 अंडप होते हैं, संख्या अंडपों की संख्या है, और कोष्टक में बंद कर दिया तो आप बताओगे संयुक्त अंडपीय अवस्था है। संयुक्त अंडपीय अवस्था, संयुक्त अंडपीय जायांग कई सारे सरसों में हो सकता है, टमाटर में हो सकता है, पापावर सोमेनीफेरम अफीम में हो सकता है। ये दोनों मैंने एनसीईआरटी के एग्जाम्पल लिखे हैं, ये मैंने 12वीं क्लास की एनसीईआरटी से उठा के लिखा है, एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ा था आपने। अधिकांश एंजियोस्पर्मी पुष्पों में संयुक्त अंडपी जायांग ही होता है। याद रखना, जुड़ने के लिए अंडप एक से ज्यादा होने चाहिए। दूसरा आ गया वियुक्तांडपी जायांग, एपोकार्पस गाइनोइशियम, ये रहा। इसमें क्या होता है कि इसमें जायांग में अंडपों की संख्या जब एक से ज्यादा हो और ये अंडप एक दूसरे से पूर्ण पृथक हो, कहीं से भी जुड़े हुए नहीं होंगे, अंडप जब पूर्ण पृथक होंगे तो ऐसा जायांग वियुक्तांडपी जायांग कहलाएगा, जिसका प्रतीक होगा जी के दाईं तरफ आधार पर अंडपों की संख्या लिखी जाएगी, पर यह बिना ब्रैकेट के होगी, बिना ब्रैकेट के। एग्जाम्पल बहुत सारे, जैसे गुलाब में ऐसा होता है, कमल में ऐसा होता है, माइचेलिया जिसको आप हिंदी में चंपा बोलते हो, उसमें भी ऐसा ही होता है। एग्जाम्पल याद करने पड़ेंगे, गुलाब में, कमल में और चंपा में वियुक्तांडपी जायांग पाया जाता है। एक समझने के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूं, ये G1 मैंने लिख दिया, G1 समझिए, ये किसे प्रदर्शित करता है? ये वियुक्तांडपी जायांग को प्रदर्शित करता है या संयुक्तांडपी जायांग को प्रदर्शित करता है? कुछ लोग बोलेंगे सर इसमें ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है अतः ये वियुक्तांडपी जायांग को प्रदर्शित करता है। गलत हो जाएगा, ये ना तो संयुक्तांडपी है ना ही वियुक्तांडपी है, क्योंकि संयुक्तांडपी या वियुक्तांडपी अवस्था को प्रदर्शित करने के लिए जायांग में अंडपों की संख्या एक से ज्यादा होनी चाहिए, यहां पर तो एक ही है, इसलिए हम इतना सा कहेंगे कि जायांग में एक अंडप होता है बस। यहां आप ये नहीं बता सकते कि ये संयुक्तांडपी है या वियुक्तांडपी है। संयुक्तांडपी या वियुक्तांडपी अवस्था के लिए एक से ज्यादा जायांग का होना जरूरी है। एग्जाम्पल्स आपको याद करने हैं, मैंने 11वीं क्लास की एनसीईआरटी के साथ साथ अपने एम्ब्रियोलॉजी में 12वीं क्लास की एनसीईआरटी में इनके डायग्राम देख रखे हैं, वो भी लिखे हैं। अब जायांग के अंडप जब आपस में संयुक्त हो जाते हैं, आंशिक संयोजन
या इनका पूर्ण संयोजन, तो कैसे पता करेंगे कि कितने अंडक आपस में संयुक्त हुए हैं? तो कभी वर्तिकाग्र को गिनकर, अगर वर्तिकाग्र फ्यूज नहीं हुई है आंशिक संयोजन में, कभी वर्तिका की संख्या को गिनकर, कभी अंडाशय के पालियों की संख्या को गिनकर। भाई आंशिक भाग में कोई एक फ्यूज होगा, कोई दूसरा फ्यूज नहीं होगा। मान लीजिए वर्तिकाग्र फ्यूज नहीं हुई है, तो जितने वर्तिकाग्र है उतने ही अंडप है। मान लीजिए वर्तिका फ्यूज नहीं हुई है, तो जितनी वर्तिका है उतने ही अंडप है। कई बार अंडाशय फ्यूज नहीं होते, तो अंडाशय के पालियों की संख्या को गिन लेंगे। और जब पूर्ण संयोजन हो जाता है, तो ये याद रख लेना, बीजांडासनों की संख्या को गिनकर पता करते हैं। ये काम की बात नहीं थी, ये बस लिखी हुई इसने बोला कि अंडपों के ससंजन में कितने अंडप भाग ले रहे हैं, इसका पता हम कैसे करेंगे? वर्तिकाग्र की संख्या को गिनकर, या वर्तिका की संख्या को गिनकर, या अंडाशय में पालियों की संख्या को गिनकर, या बीजांडासनों की संख्या को गिनकर हम ये पता करते हैं कि ससंजन में कितने अंडप भाग ले रहे हैं। एक टर्म और है, बंध्य स्त्री केसर या बंध्य अंडप क्या कहलाता है? तो पिस्टिलोड कहलाता है। जैसे बंध्य पुंकेसर स्टेमिनोड थे, ऐसे बंध्य स्त्री केसर जो जनन में भाग नहीं लेगा वो पिस्टिलोड कहलाता है। ये लीजिए, ये आपने आज की क्लास में पुमंग पूरा पढ़ा और जायांग का इंट्रोडक्शन पढ़ा। एनसीईआरटी में बहुत थोड़ा सा दिया हुआ है। आज की क्लास इंपॉर्टेंट क्लास थी, आपको एनसीईआरटी भी पढ़नी है और पैकेज भी पढ़ना है। अगली क्लास में हम इसमें जायांग के बचे हुए पार्ट्स को पढ़ेंगे और इस टॉपिक को कवर करेंगे। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।